जैसे यहाँ पर देखिए, पहला स्थल है हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थान था जिसकी खुदाई की गई थी वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, खुदाई किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इनके एक सहयोगी भी थे, माधव स्वरूप वत्स ने इनका सहयोग किया था। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के अंतर्गत। पंजाब वाला रीजन पंजाब जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर मोंटमोगरी जिला पड़ता है, रावी नदी के तट पर यह स्थित है हड़प्पा। और इसके बारे में विशेषताएं सुनिए तो देखिए, सर्वप्रथम उत्खनित स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं, अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये R37 जो कब्रिस्तान है एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, देखिए ये अब मैं फैक्चुअल जानकारी बता रहा हूँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी याद करें, क्योंकि कितनी ट्रिक बनाओगे याद करने के लिए। आप इसको 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। यही एक सबसे बढ़िया तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो हड़प्पा के बारे में हमने समझा क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली, कहाँ पर स्थित है। तो इन स्थानों के बारे में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है, अभी वर्तमान में वो कौन सी जगह पर है, वहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली, खोज किसने की, खुदाई किसने की, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसको सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अब यहाँ पर खुदाई कौन करवा रहे हैं? राखल दास बनर्जी 1922 में। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर ये लोकेट है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। किस नदी के? सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह अवस्थित है। यहाँ पर आपको विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, कपड़े के बुने हुए कपड़े और नाव की चित्रयुक्त मोहर आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, मतलब एक मोहर है, उस पर नाव का चित्र बना हुआ है। वो कहाँ से देखने को मिलेगा आपको? मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर ये जो स्नानागार है, मैंने कहा विशाल स्नानागार, ये प्राप्त हुआ है। इसका कई बार साइज भी पूछ लिया जाता है, और साइज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका साइज कितना होगा। इसकी उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 39 फुट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ईस्ट वाला है इसका रीजन, ये वेस्ट है। अब इसकी हम लंबाई देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, तो ये आपकी करीब होगी 39 फुट। कितनी है? 39 फुट, जो कि आपका होगा 11.89 मीटर। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये आपका 23 फुट है। कितना है? 23 फुट, मतलब 7.01 मीटर। 7.01 मीटर। ये साइज भी पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। साथ ही इसकी जो गहराई है, गहराई कितनी है? गहराई आपकी जो है वो है आपकी 8 फुट। 8 फुट ये गहरा है। ठीक। अब इसमें आप देखिए, इसके दोनों तरफ सीढ़ियां आपको नजर आ रही होंगी। यहां इधर भी सीढ़ी बनी है जिससे कि नीचे उतर के आ सके कोई व्यक्ति। इस तरफ से भी नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे कि नीचे कोई आ जा सके। साथ ही दक्षिण पश्चिमी छोर पर, किधर पड़ेगा दक्षिण पश्चिमी छोर? साउथ और वेस्ट। दक्षिण पश्चिमी छोर पर इस वाले एरिया में यहाँ पर क्या था? नाली थी जिससे कि गंदे पानी का निकास हो सके। साथ में ही इसके पास एक कुआं भी है जिससे कि पानी भरा जाता होगा शायद। और जलाशय के 3 और बरामदे हैं। ये जो जलाशय है इसके 3 और बरामदे भी पाए गए हैं। तो हमने इस जलाशय के बारे में समझ लिया और जितना समझा उतना काफ़ी है। हाँ, इसका उपयोग कहाँ होता है?
तो माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक समारोहों पर अवसर के दौरान सामान्य जो जनता है इसमें नहा सके, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ये कहाँ से मिला है हमें? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार। ठीक है। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पर है ये? तो सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज करता है स्टीन। 1929 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। एक और महत्वपूर्ण स्थान है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो इसकी खोज करी थी एनजी मजूमदार ने 1931 में और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर सिंध प्रांत में है। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंतर्गत। यहाँ पर आपको चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, फुटप्रिंट, काजल, कंगा, उस्तरा, लिपस्टिक और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य आपको चन्हूदड़ो से देखने को मिलेंगे। अब चन्हूदड़ो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्थल है। कुछ ऊपर और भी स्थल थे जिन्हें मैं बता दूं कि कौन कौन से स्थल हैं। हर किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये मोहनजोदड़ो हुआ और हड़प्पा हुआ। ठीक है। अगला है आमरी। आमरी को समझिए। इसकी खोज करी थी एनजी मजूमदार ने 1935 में और ये भी सिंधु नदी के तट पर है और हिरन के साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कालीबंगन, जिसका मैंने बार बार पीछे जिक्र किया था, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1953 में और ये राजस्थान में है। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर आपको अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलेंगी। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। हालांकि ऊंट एवं घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, फिर भी एक अपवाद के रूप में है। लकड़ी का हल आपको कालीबंगन से देखने को मिलेगा और कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिलता है। अब ये जो चीज़ें हैं कालीबंगन की हमने यहाँ पर बात की और इधर चन्हूदड़ो की बात की, ये एग्जाम में पूछी गई हैं पहले और आगे भी पूछी जाती रहेंगी, क्योंकि नए प्रश्न कहाँ से बनेंगे? जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को घुमा फिराकर सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप प्रश्नों को रट के हल नहीं कर सकते। लोथल के बारे में हम बात करते हैं। लोथल इसकी खोज करी थी आर राव ने 1953 में। गुजरात में खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है लोथल। और लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था या गोदी बड़ा कहें, जिसे मानव निर्मित बंदरगाह। कैसा बंदरगाह था? मानव निर्मित बंदरगाह। यहाँ से इनका विदेश व्यापार वगैरह ज़्यादा होता था और बहुत ही फेमस बंदरगाह था ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। हाथी दांत का एक स्केल मिला है, आटा चक्की का साक्ष्य मिला, यहाँ पर सुई और बर्मा के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के रूपांकन वाला मृदभांड एक बर्तन है जिस पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का रूपांकन है। ठीक है। साथ ही चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चावल यहाँ पर चावल की जो भूसी है पूरी सभ्यता में प्रचलित होगी, चावल प्रचलित होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर मिली हैं। शतरंज का खेल यहाँ पर फेमस था। सुरकोटदा, ठीक है, ये भी गुजरात के अंतर्गत है। जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज करी। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ, मनके मिले हैं। कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। मतलब जो हम शवाधान करते हैं, समाधि वगैरह बनाते हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद, तो कोई लोग गड्ढे में उसको गाड़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या एक नई तकनीक देखने को मिली कि एक मटके के अंदर शवाधान, कलश के अंतर्गत शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में आप देखेंगे तो ये हिसार जिला पड़ता है हरियाणा के अंतर्गत, वहाँ पर पड़ता है बनावली। और इसकी खोज करी थी आर.एस. बिस्ट ने 1974 में। यहाँ पर आपको मनके, जौ देखने को मिलेंगे। हल्की आकृति का मिट्टी का खिलौना यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हमने कहा था हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगन में। देखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है और लकड़ी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। दूसरा हम कहाँ पढ़ रहे हैं अभी?
बनावली के अंतर्गत, बनावली में आपको हल्की आकृति का मिट्टी का खिलौना, जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। ये एक अपवाद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जल निकास किया जाता था। लेकिन बनावली में यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। हड़प्पा की तीनों सांस्कृतिक अवस्थाएं बनावली से मिलती हैं। ठीक है, हड़प्पा की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। एक पाक हड़प्पा या प्री हड़प्पा और मिड एज होता है, और इसका पतन के टाइम की बात, मतलब लास्ट फेज इसका बताया जाता है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर कंक्लूड नहीं किया इस टॉपिक में। धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। इसकी खोज करी थी आर.एस. बिष्ट ने, और गुजरात में कच्छ के रण में ये स्थित है। यहाँ पर जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड के साक्ष्य आपको मिलेंगे। रोपड़, इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर यह स्थित है। यहाँ पर आपको तांबे की कुल्हाड़ी और आदमी के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। शायद दूसरी तरीके से इसको घुमाकर कहें अगर हम, तो यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने के साक्ष्य मिलते हैं। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी क्षेत्र में ये क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता का धौलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और 2020 के केंद्रीय बजट में, जब 2020 का केंद्रीय बजट आया था, उसमें राखी गढ़ी के अंतर्गत इस राखी गढ़ी को फेमस करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की बात की गई थी 2020 के बजट में। अब अंत में हम समझेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, ये जो ऊपर आपको मैंने फैक्चुअल जानकारी बताई है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। क्या है कि एग्जाम में आप इनको याद करके जाएं और एग्जाम में प्रश्नों को हल करें। और याद कैसे करेंगे? बार बार पढ़ के, रट के नहीं। आज पढ़ लिया, अगले दिन फिर पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, इस तरीके से। ठीक है, समझ के, एनालिसिस करके, एक दूसरे से कंपेयर करके, इस तरीके से आपको याद करना है। रट के आपको समझ नहीं आएगा और रट के जाओगे एग्जाम में तो 100% चांस है कि आपका प्रश्न गलत होगा और आप किसी दूसरे प्रश्न पर टिक करके आ जाए, क्वेश्चन पर टिक करके आ जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ समझिए। तो पतन का अर्थ ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी एकदम से खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि सभ्यता के नगरीय चरण का पतन हो गया। मतलब ये जो एक तरीके से सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, नगर बने हुए थे। ठीक है, जल निकास प्रणाली थी। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? वैदिक काल आ रहा है। वैदिक काल में लोगों के पास में ये चीजें नहीं थी जो ये लोग यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ? सभ्यता अपने नगरीय चरण से एक ग्रामीण परिवेश में प्रवेश कर गई। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन ये सिद्धांत प्रमाणिक नहीं है। क्यों प्रमाणिक नहीं है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले ही अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसके बाद कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्यों के आने का टाइम बाद का है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता पहले ही अपनी पतन की अवस्था की ओर चल गई थी। अब यह इसका कारण क्या होगा? इसका कारण सबसे प्रमुख बताया जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन, एनवायरनमेंट में कुछ डिसबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से नदियों का रास्ता चेंज हुआ, असमय बारिश हुई होगी, या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिससे कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी चरमरा गई। और जिसके बाद धीरे धीरे वो सभ्यता, एक जो नगरीय सभ्यता कहलाती थी, विकसित सभ्यता कहलाती थी, वो पुनः अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब अपने ग्रामीण परिवेश में कैसे प्रवेश की, उसका सर्व प्रमुख कारण यही माना जाता है अब तक। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक एक पॉइंट समझ लिया है और इसे आप लिख चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।